जय हिंद साथियों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज साइंस का हम प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। ये आपका क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 दोनों के लिए है। तो क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 के दोनों के स्टूडेंट ये देखेंगे। आपको देखिए, क्योंकि आपका देखिए साइंस का जो आपका लेवल 6 to 8 में रहेगा वही आपका क्लास 9 to 10 में रहेगा। तो आपका कोई अलग आपका नहीं रहेगा, जैसे 6 to 8 में रहेगा वैसे ही आपका 9 to 10 भी पेपर रहेंगे। तो ये आपका दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो जो क्लास 6 to 8 का तैयारी करते हैं और जो क्लास 9 to 10 की तैयारी करते हैं तो दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आपको इंग्लिश में बता देते हैं। यानी आपको वर्क दिया है कितना, 56 जूल। ठीक है, वर्क आपको दिया है टोटल कितना है, 56 जूल आपका वर्क दिया है और आपको बल इस पर कितना लगा रहा है, तो बल 7 न्यूटन का लगा रहा है। ठीक है, 7 न्यूटन बल लगा रहा है। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि W बराबर होता है आपका F डॉट S होता है, लेकिन आप सीधे याद रखिए W बराबर F इंटू एस, ऐसे आप याद रखिए अभी। ठीक है, आप W बराबर F इंटू एस याद रखिए। यहाँ से आपको W कितना दिया है, 56 दिया है, उसको लिख दिए 56 बराबर F कितना आपका, F है 7 न्यूटन गुने S हमें नहीं पता है, तो 7 अट्ठे 56। यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया, तो 8 मीटर आ गया। ठीक है, 8 मीटर आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो आप फार्मूला याद रखिए, वर्क बराबर ऐसे आपका F डॉट DS होता है। ठीक है, W बराबर F डॉट DS होता है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 0 हो तब आप डायरेक्ट याद रखिए W होता है आपका W बराबर F इंटू एस होता है। ठीक है, इससे ही आप याद रखेंगे, इससे भी आपको काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, तो यह कथन निम्न में से किस नियम को व्याख्यात करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये कर आपका कि आपका मान लीजिए गिलास है। ठीक है, अब गिलास है, ठीक है, गिलास है, तो गिलास पर आपका एक तख्ता रखा हुआ, कुछ रखा हुआ है, उस पर क्या करते हैं कि एक सिक्का रखा हुआ है। अब जब उंगली से इस कार्ड को आपको इस उंगली से कार्ड को उसको जब मारते हैं तो उस पर जो सिक्का रखा गया है वो सिक्का आपके गिलास में गिर जाते हैं। तो कह रहा है यह किस नियम को व्याख्या करता है, यह किस नियम को व्याख्या करता है, तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, यानी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बता रहा है आपका कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1 है कि घर्षण वह बल है जो स्पर्श में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। देखिए, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपको गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब देखिए, आप जैसे इस धरती पर आप चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं तो आपके पैर पर भी फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है, आपके पैर पर भी फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो आपका 1 सही है। 2 है कि वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है वह स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, यानी बिल्कुल सही है। यानी जो फिसलने क्या कर रहा है, फिसलने का कार्य करता है वो क्या है, आपका स्लाइडिंग घर्षण है, आपका ये भी सही है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन है कि मशीन में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, बिल्कुल सही है, आपका 3 भी सही है। 4 है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये आपका गलत है। देखिए, स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग से अधिक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ उल्टा लिखा गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। और आपसे यही कह रहा था कि कौन सा गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ दिया गया पृथ्वी पर आपका वजन का अर्थ होता है वेट। ठीक है, वजन का अर्थ होता है आपका वेट। अब वेट आपका क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है न्यूटन होता है। ठीक है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। यहाँ क्या दिया है,
किलोग्राम दिया है, किलोग्राम, जबकि ये आपका मास का यूनिट होता है। तो क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है, चाहे आप यहाँ चेंज कीजिए, वजन की जगह आपका यानी द्रव्यमान लिख दीजिए, द्रव्यमान लिख दीजिए, या आप यहाँ किलोग्राम की जगह न्यूटन लिखिए, ठीक है, तब क्वेश्चन सही होगा। तो आप यहीं चेंज कर दीजिए, किलोग्राम को हटाकर न्यूटन लिखिए, क्योंकि वजन यानी वेट का SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपका मास कहीं भी ले जाने पर चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट चेंज हो जाता है, वेट चेंज होता है, आपका मास चेंज नहीं होता है। तो यदि आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका वजन 38 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो वो बुध ग्रह पर क्या होगा, तो 38 किलोग्राम ही रहेगा। देखिए 38 किलोग्राम ही रहेगा, वजन यानी सॉरी आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका देखिए कहीं भी 38 है ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ आपको करना पड़ेगा न्यूटन, 38 न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कर दीजिए आप 38 न्यूटन। तो पृथ्वी पर आपका वजन यानी वेट 38 न्यूटन है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो याद रखिए पृथ्वी के वेट का 38% भाग यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 38% गुरुत्वाकर्षण किसका होता है, तो ये आपका बुध ग्रह पर होता है, ठीक है। तो जब आपका पृथ्वी पर 38 न्यूटन इसका भार है, तो बुध ग्रह पर कितना होगा, तो 38 का 38% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 38 का 38% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 38 को 38 से गुना करेंगे, आपका आएगा ये 1444 आएगा, बटे 100 है, ये आपका जगह कितना 14.44 न्यूटन आएगा, ठीक है, केजी नहीं आएगा, न्यूटन आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन आपका है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये मास आपका m1 है और ये आपका r दूरी पर मास m2 है। तो इसके बीच में फोर्स क्या लगता है, तो ये आपका होता है F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r²। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दो द्रव्यमान के बीच में ये फोर्स लगता है, ठीक। अब कह रहा है इसमें क्या कि किसी एक मास को, यहाँ देखिए कह रहा है एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाता है। अब देखिए किसी एक को आप दुगुना कीजिएगा, मान लीजिए m1 ही है, m1 मान लीजिए दोगुना हो जाएगा, तो टोटल भी तो आपका दुगुना ही होगा। यानी चलिए हम फार्मूला लगाते हैं फिर से, आपका F डैश बराबर आपका आएगा G m1 को हम 2m1 कर देते, क्योंकि एक मास को करा दुगुना करने के लिए, दूसरे को चेंज नहीं करना, ये m2 आपका ऐसे ही रहेगा, r भी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए F कितना था, F था आपका G m1 इंटू m2 बाय r²। ये क्या है, ये आपका 2G m1 इंटू m2 बाय r², यानी ये क्या है, इसका दोगुना है। तो सिंपल समझ सकते हैं आप कि एक का मास को हम दोगुना कर रहे हैं, तो आपका बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पर आपका क्वेश्चन रहता है कि दोनों द्रव्यमान को हम दोगुना करते हैं, जब दोनों का द्रव्यमान को हम दोगुना करते हैं तो आपका क्या आता है, यहाँ आपका आता है G 2m1 इंटू 2m2 बटे r²। अब देखिए 2 दूनी 4, ये आपका 4 गुना हो रहा है, ध्यान दीजिए कह रहा है 4 गुना आ रहा है। तो दोनों मास को हम दोगुना करते तब होता है 4 गुना, लेकिन एक ही मास का दोगुना कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर 2 गुना ही हो रहा है, ठीक है। तो आप फार्मूला को याद रखिए, सभी फार्मूला को आप याद रखिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए इस साल के क्वेश्चन को उठा करके जो क्लास 9 to 10 पूछा है, आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपको बनाना ही होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। तो ऐसे मत देखिएगा कि क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड है तो आपका ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई हार्ड नहीं है, आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपके लिए हार्ड नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण कितना समय लेता है। यानी क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो कह रहा है इसका यानी एक परिक्रमा वो कितने समय में करेंगे। तो देखिए यानी 35,790 इसको हम लगभग कह सकते हैं कि यह क्या है 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर है। और आपको पता होगा कि 36,000 किलोमीटर ये अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ का
रेडियस होता है, यानी वो अर्थ के रेडियस के बराबर ऊंचाई पर वो क्या सैटेलाइट है, तो इसका भी आवर्तकाल वही होगा जो अर्थ का होता है। तो अर्थ का आवर्तकाल कितना होता है, ये होता है 24 घंटा। अर्थ यानी पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो ये भी जो आपका सैटेलाइट है वो भी एक चक्कर 24 घंटा में ही लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो हाइड्रोमीटर भी है, पनडुब्बी है, लैक्टोमीटर है, लेकिन ऑडियोमीटर, ये ऑडियोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा। ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होगा। आपका ऑप्शन 1 होगा कि ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, यानी वो ठोस पर ही डिपेंड करता है, ठोस पर डिपेंड करता है। अब देखिए कहीं किसी केस में आपका जब वो ठोस पिघलता है तो उसका तापमान चेंज नहीं होता है, जैसे आपका आइस है तो तापमान उसका चेंज नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है उसके यानी ठोस के प्रकृति पर। ठीक है, ठोस के प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक की आवर्तकाल टी है, यानी एक सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, तो टी है। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई में 21% बढ़ा दी जाए, यानी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम की लंबाई जो है उसका क्या करते हैं 21% बढ़ा दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक है, ये आपका 11th का टॉपिक है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है आपका ये 2π इंटू √L/g। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, का फॉर्मूला होता है 2π इंटू √L/g। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, तो पाई तो कांस्टेंट है, L/g भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी वो किस पर डिपेंड करता है, तो L पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड है वो आपका यानी √L के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे √L का मान बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड का मान बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए करा कि लंबाई 21% बढ़ा दिया जाए, तो मान लेते हैं हम पहले कि लंबाई इसका कितना होगा 100 होगा। अब उसको बढ़ाकर हम लंबाई कितना कर देते हैं 21% बढ़ाएंगे, कितना होगा 121 हो जाएगा। तो अब टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड आपका यानी ये प्रोपोर्शनल होता है आपका √L का। ठीक है, √L का, तो यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा आपका, तो रूट हम 100 कर देते हैं, आपका ये 10 आ जाएगा, 10 का प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर टाइम पीरियड आपका कितना आएगा, तो √121 कर देंगे, आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा। तो यानी टाइम पीरियड अभी कितना है 10 है, बाद में कितना हो गया 11 हो गया, कितना बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है, तो 10 है तो 11 हो गया। ध्यान दीजिए 10 है, इसे कितना हो गया 11 हो गया, तो कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, तो 1 तो बढ़ा है लेकिन कितना में से 10 में से बढ़ा है, तो यहाँ से आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है ना, 10% आ जाएगा, यानी टाइम पीरियड 10% बढ़ेगा। ऑप्शन आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिए, फार्मूला सिर्फ ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपका 10 है कि किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है, अपेक्षित गुणधर्म है, तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी निम्न क्वथनांक होता है, उच्च क्रांतिक तापमान होता है, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि सामान्य मानव आँख के लिए दूर बिंदु क्या है। अब ध्यान दीजिए, अब कितना स्टूडेंट क्या करेगा 25 सेंटीमीटर देखा ना, आंसर मार देगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन आपका ये नहीं है कि सामान्य मानव के आँख की न्यूनतम दूरी, ये नहीं आपका कह रहा है कि दूर बिंदु कर रहा है, यानी सामान्य मनुष्य कहाँ तक दे सकते हैं भाई, अनंत तक दे सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम कितनी दूरी पर देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तब होता है आपका, लेकिन तो इसलिए कहता है आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपका है आसान, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति ने अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो लेंस की क्षमता क्या होंगी। अब ध्यान दीजिए, लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की आपका जो पावर होते हैं, पावर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना, उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का नेगेटिव होता है। और एक चीज़ और मालूम होना चाहिए आपको कि पावर जो होते हैं वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी
P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है। तब फार्मूला को ध्यान रखिए। ये कब होता है? जब आपका फोकस दूरी किस में हो? मीटर में हो। जब फोकस दूरी मीटर में हो तब याद रखिएगा पावर P बराबर 1/F होता है, ठीक है, जब मीटर में हो। जब सेंटीमीटर रहेगा तो क्या करेंगे? जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा आपका फोकस दूरी तो पावर का फार्मूला याद रखिए, सीधे आप लगा देना आपको 100/F, ठीक है। ये कब होता है? जब फोकस दूरी किस में हो? सेंटीमीटर में दिया गया हो, और अधिकतर आपको एग्जाम में सेंटीमीटर में ही दिया रहता है। तो याद रखिए पावर बराबर 100/F हो जाएगा जब F सेंटीमीटर में हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका F दिया हुआ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए हम लगा देंगे 100/F, तो 100/20, 20 पंचे 100, 5D, लेकिन प्लस में 5D किस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि उतना लेंस है। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आप फार्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको? वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ए मीटर को श्रेणी क्रम में, यानी कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका है कि एक अश्व शक्ति यानी 1 HP किसके बराबर होते हैं? तो 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, ये आपका 746 वाट के बराबर होते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि एक चुंबक आकर्षित करता है, एक चुंबक आकर्षित करता है तो लोहा को करेगा, निकेल को भी कर लेगा और कोबाल्ट को भी कर लेगा। ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव यानी गोबर गैस है? कौन सा गोबर गैस है? तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, CH4 यानी मीथेन प्लस CO2, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 17 है। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। बस जितना फार्मूला आपको हम बताते जाते हैं सभी को आपको कॉपी में लिख लेना है। जितने भी हम फार्मूला को यूज करते हैं सभी फार्मूला को आप कॉपी में लिखते जाइए, आपका इसी से सभी फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। आपको जितने फार्मूला हम यूज करते हैं सबको आप लिखते चले जाइए, आपके एग्जाम तक बहुत सारे आपका फार्मूला आपके पास हो जाएगा और उसे याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप फार्मूला को लिखते जाइए, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप फार्मूला को लिख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन का 17 देखिए। क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब फिलामेंट में 0.5 एम्पियर का धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो परिपथ में गुजरने वाली विद्युत आवेश की गणना कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि आपका कोई बल्ब है, उस बल्ब में आपका कितना करंट जा रहा है? तो 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। यानी आई का वैल्यू दिया कि ना 0.5 दिया है, और कह रहा है कि वह 10 मिनट तक प्रभावित होती है, तो 10T दिया आपका 10 मिनट, तो उसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट 7 सेकेंड होता है, तो आपका आ जाएगा 600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक। तो हमें आई दिया है और हमें टी भी दिया है, तो हमें क्या चाहिए? क्यू चाहिए, कितना आवेश इसे गुजरा है। तो क्यू बराबर आपको क्या पढ़े होंगे? क्यू बराबर होता है आपका आई इंटू टी होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए, क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी होता है। तो याद रखिए फार्मूला क्यू बराबर आई इंटू टी। आई आपको दिया है कितना? 0.5 दिया है, 0.5 दिया है, और टी दिया है कितना? तो टी दिया आपका कितना? अभी आया था 600 ना, क्योंकि 10 मिनट है तो आपका ये 600 सेकेंड हो जाएगा। अब ये क्या कीजिए, पॉइंट उड़ेगा तो 1 0 कट जाएगा, आपका 6 पंचे 30, ये आपका आ जाएगा 300 कूलम। कितना आएगा? 300 कूलम। ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा, 300 कूलम। तो फार्मूला याद रखिए, बस फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक रोगी के दांत की जांच के लिए करते हैं? तो ये करते हैं आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि एक बिजली के बल्ब की रेटिंग 30 वाट 12C नहीं होगा, 12V होगा, यानी 12 वोल्ट होगा, ठीक है, मिस्टेक है, यानी 30 वाट और 12 वोल्ट है, ठीक है।
एक बल्ब का रेटिंग, आप देखिए आप जब बल्ब खरीदने जाते होंगे तो आपको बल्ब पर लिखा रहता है कितना वाट और कितना वोल्ट का है, ठीक है। तो एक बल्ब का रेटिंग यानी एक बल्ब पर लिखा क्या है, ये 30 वाट है और इसमें 12 वोल्ट लिखा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका पावर कितना है, 30 वाट है और ये वोल्टेज कितने तक सहन कर सकता है, 12 वोल्ट तक, ठीक है। तो कह रहा है अधिकतम करंट प्रवाहित होगी। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है आपका, P बराबर होता है, P बराबर एक होता है आपका V² होता है, ठीक, V² होता है। तो P बराबर V² हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप यूज नहीं कीजिए, इसको यूज कीजिए। एक होता है आपका P बराबर V × I, इसको यूज कीजिए क्योंकि हमको करंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि पावर का आपका 3 फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो मुझे यहाँ पर चाहिए करंट और दिया है क्या, वोल्ट, यानी वो आपका पावर दिया है और आपको यानी वोल्ट दिया है। तो दोनों ये भी दिया तो I तो आपका निकल ही जाएगा। यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं क्या, सीधे लिख सकते हैं P/V लिख सकते हैं, P/V। अब P कितना दिया, 30 दिया है, V दिया आपका कितना 12, डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड कीजिएगा आपका कितना आएगा, 4 से 3 से कीजिए, 3 चौक 12, 3 से 3 धन 30, 2 से कीजिए 2 5 यानी 5/2 आएगा। यहाँ से आपका 5/2 आ गया यानी 2.5 एम्पियर आ गया, कितना 2.5 एम्पियर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो फार्मूला को याद रखिए, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फार्मूला को याद रखिए। देखिए पावर का 3 फार्मूला होता है। एक होता है आपका P बराबर होता है V²/R, ठीक, P बराबर V²/R होता है। दूसरा होता है आपका P बराबर I² × R, क्या होता है, I² × R होता है, इसको भी ध्यान रखिए। और तीसरा होता है आपका P बराबर होता है V × I होता है। तो ये 3 फार्मूला होता है आपका पावर का, ठीक है। तीनों फार्मूला को याद रखिए, जहाँ पर जिसका यूज रहेगा उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इस तीनों का आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होते हैं, ये आपका टेस्ला होते हैं, क्या होते हैं, टेस्ला होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है कि जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होते हैं। अब देखिए इंद्रधनुष जो बनता है हमेशा वह सूर्य के अपोजिट दिशा में बनता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के अपोजिट दिशा में बनता है। यदि सूर्य पूरब की ओर है तो इंद्रधनुष पश्चिम की दिशा में बनेंगे, यदि सूर्य उत्तर की दिशा में है तो वो दक्षिण दिशा में इंद्रधनुष बनेंगे। तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये परिशोधन यानी रेक्टिफायर में, किसमें, रेक्टिफायर में करते हैं। अब देखिए आपको हिंदी भली आपको पता नहीं होगा कि परिशोधन किसको कहते हैं, लेकिन रेक्टिफायर आप सुनेंगे तो हाँ ठीक है, रेक्टिफायर में डायोड का यूज होता है। तो इसलिए कहते हैं आपको इंग्लिश वर्ड भी आना चाहिए और जिसको इंग्लिश आता है उसको हिंदी भी आना चाहिए। मुझे तो इंग्लिश नहीं आता है क्योंकि हम भी 11th-12th आपको इंग्लिश में ही किए हैं, इंग्लिश मीडियम से 11th-12th किए थे, ठीक है। तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश में आपका बुक अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको हम हिंदी में ही बताते हैं। और जब आपको हिंदी में हम बताते हैं तो आपको इंग्लिश भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम हिंदी बताते हैं, ठीक है। तो मुझे देखिए हम हिंदी भी बना लेते हैं, इंग्लिश भी बना लेते हैं, तो आपको भी इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी आपका मीडियम मैटर नहीं करता है। यदि आपको नॉलेज है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 23 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र, अब देखिए बीमीय सूत्र यानी डायमेंशन आवेग के लिए सूत्र के समान है। अब देखिए आवेग, अब तो आवेग का इंग्लिश क्या होता है यही आपको नहीं पता होगा, यानी किसका अर्थ होता है आवेग ये आपको मालूम नहीं होगा। तो आवेग कहते हैं हम किसको, तो इम्पल्स को। तो इम्पल्स तो आप सुने होंगे क्लास 11th में, इम्पल्स तो आप सुने होंगे। तो इम्पल्स को बोलते हैं क्या, आवेग बोलते हैं। यानी इम्पल्स क्या होता है आपका, तो इम्पल्स का फार्मूला होता है आपका फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स का फार्मूला होता है आपका फोर्स इंटू टाइम। तो ये फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, ध्यान दीजिए। इम्पल्स होता है आपका फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए अब करें ये इसका यानी जो सूत्र है यानी इसका डायमेंशन जो है वो किसके बराबर है, तो ये आपका संवेग के बराबर होंगे। अब देखिए संवेग क्या होता है आपका मोमेंटम, तो ये होता है आपका P बराबर m इंटू वी होते हैं।
P बराबर m इंटू V होती है। अब देखिए F क्या था आपका, F बराबर m इंटू A होते हैं इंटू T है। अब देखिए m इंटू A है तो A को हम लिख सकते हैं क्या, V बट्टे T लिख सकते हैं। ये देखिए टी टी कट गया, ठीक है, टी टी कट गया, तो यहाँ से आपका m भी आ गया, यहाँ भी m भी है। तो यानी इम्पल्स का यूनिट, इम्पल्स का डायमेंशन ये संवेग मोमेंटम के बराबर होते हैं, मोमेंटम के समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपको निकालना नहीं आता तो आप ध्यान ही रखिए डायरेक्ट, ठीक है, आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, ठीक। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसके लिए ट्रायड वाल्व प्रयुक्त नहीं हो सकता है, ट्रायड वाल्व प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विभवांतर बल स्रोत के, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है रासायनिक प्रतिक्रियाओं में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में हो या दो से अधिक चरणों में हो, तो इसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यानी ऑप्शन 3 होगा हेस का नियम। क्या कहते हैं उसे, हेस का नियम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन से रूप में लोहा X की बहुलता होती है, यानी लौ X की बहुलता होती है। तो आपको ये फेरस ऑक्साइड के रूप में होते हैं, ठीक है, Fe2O3 के रूप में अधिक लौ X होते हैं। ये सब आपको याद करने वाला है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस के ऑक्साइड का काम क्या है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह एक अम्लीय एनहाइड्राइड का काम है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका करा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। इसमें देखना है आपको सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो देखिए ध्यान रखिए कि अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो आपका देखिए सिंगल बॉन्ड क्रियाशील सबसे कम होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है और सबसे अधिक क्रियाशील आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले होता है। तो आपको देख लीजिए इसमें कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो C2H2 में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, देख लिए C2H2 में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही आपका सबसे यानी क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका यानी कैप सेल्स बनाती है, कहाँ, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में, यानी उड्डोगोनियम में, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यह आपका होता है पैरुविक अम्ल, क्या होता है, पैरुविक अम्ल होता है, ऑप्शन 1 होगा। ये सभी याद करने वाला है, सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुओं पाई जाती है, किसमें विषम बीजाणुओं पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सीले जिनेला और मार्सिलिया, ऑप्शन 4 होता है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री है, आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रोफेसर ब्रिवल साहनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है किस पक्षी में पैक्टिन अनुपस्थित होता है, किस पक्षी में पैक्टिन नहीं होते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 कीवी में पैक्टिन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 34 है। अब देखिए ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएंगे, ठीक है। यदि आपको फार्मूला याद है तो ये आपका 100% बन जाएंगे। लेकिन देखिए आपका जैसे ये क्वेश्चन था तो ये आपको याद है तभी बनेगा, लेकिन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा तो आपका 100% ये आपको बन जाएंगे, 100% आपको ये मार्क्स देंगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आपको जहाँ आपको हम फार्मूला बताते हैं आप कॉपी में उसे लिखिए, ठीक है, एक जगह आप कॉपी में उसको लिखिए। आपके एग्जाम तक जब सब सेट आप बना लेंगे तो आपके पास बहुत सारे फार्मूला आपके पास हो जाएंगे और जिसे आपको याद भी रहेगा। तो फार्मूला आप लिखिए, जितने भी आपको फार्मूला हम बताते जाते हैं उसको लिखते जाइए और उसे याद करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन 34 है कि एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कितनी है जिसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 840 हर्ट्ज है और उसकी वेग यानी गति 380 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए आपको क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है 840 और आपका v यानी वेग दिया है कितना 380। क्या पूछ रहा है आपसे,
लैम्डा पूछ रहा है यानी वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका फार्मूला याद रहेगा तो एक बार में आप बना देंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, याद रखिए, V बराबर होता है आपका एफ इंटू लेमडा। V बराबर एफ लेमडा होता है, याद रखिए, V बराबर एफ लेमडा होता है, यानी वेग बराबर फ्रीक्वेंसी गुने तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो V बराबर एफ लेमडा होता है, उसे आप याद रखिए। तो यहाँ से हम लेमडा निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, लेमडा बराबर आपका हो जाएगा V बटे एफ, यहाँ से आपका लेमडा हो जाएगा V बटे एफ। तो हम सीधे यहाँ से हम निकालेंगे वेवलेंथ, यानी V बटे एफ। V कितना आपका, V दिया है, स्पीड दिया है 380 बटे एफ कितना आपका 840 है, 0 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 38 बटे 84। आप इसे भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.45 मीटर, 0.45 मीटर। आपको एक चीज़ बताए, यहाँ आप बिना भाग दिए बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको भाग देने में आपको समय तो लगेगा, क्योंकि 38 बटे 84 है, भाग तो आसान नहीं है, आपको पॉइंट में आएगा। तो ये लेकिन एक चीज़ आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कितना है, 38 बटे 84 है। अब देखिए इसको देखकर आपको क्या लगता है, इसका मान क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। तो स्वाभाविक बात है, आपका नीचे में क्या है, आपका बड़ा संख्या था, आपका एक से छोटा होगा, क्या होगा, एक से छोटा होगा। तो जब एक से छोटा, देखिए आपका केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में ही है, केवल आपका ऑप्शन 1 में ही है जो एक से छोटा आपका इसमें ऑप्शन है 0.45। तो यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे भी आप एग्जाम में दिमाग लगा सकते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको भाग दे, ठीक है। आप इसको भाग देंगे तो आपको इतना आ ही जाएगा 0.45, लेकिन समय लगेगा। तो इसीलिए आपको समय को जब बचत करना है तो आपको ऑप्शन भी देखना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपको ऑप्शन से ही बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस से 10 मीटर दूरी पर रखी गई है। अब कह रहा है कि एक आपका उत्तल दर्पण है, जिसका यानी वक्रता त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यानी आर क्या है, आर आपका 5 सेंटीमीटर है कह रहा है, और उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। यू कितना जगह आपका -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये आपका उत्तल दर्पण है, तो दर्पण से आगे यहाँ रखा होगा, इसमें वस्तु को रखेंगे तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यू आपका कितना है, -10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या कर आपका, क्वेश्चन क्या कर आपका 35 में क्वेश्चन कर आपका कि तो उसका आवर्धन क्या होगा। अब देखिए आवर्धन आपसे पूछ रहा है, तो आवर्धन पता करने के लिए हमें भी पता होनी चाहिए। अब भी हम कैसे निकालेंगे, तो दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आपका 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका मिरर फार्मूला होता है, उसको आप याद रखिए। दर्पण सूत्र होता है 1/v बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपका आ जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए, तो 1/v बराबर यहाँ 1/f, इसको इधर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1/-u आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज कीजिए, आपका आ जाएगा 1/v बराबर 1/f। तो f कितना था, f कितना था आपका, f नहीं दिया है, ठीक है, आपका f नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ तो दिया है, आपका f नहीं दिया तो r तो दिया है, r दिया आपका 5 सेंटीमीटर। तो जब r दिया है तो आप f भी निकाल सकते हैं। f बराबर क्या था आपका r/2 होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, f बराबर r/2 होता है। तो f बराबर आपका 5/2 आ जाएगा, ठीक है, f 5/2 आ जाएगा। और आपका u दिया है 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/v बराबर 1/f था ना, तो आपका 1/f करेंगे तो 5/2 2/5 आ जाएगा, देखिएगा, ठीक, माइनस आपका आएगा -1/10 आएगा, ठीक। आपका आ जाएगा 2/5 माइनस प्लस 1/10। इसको एलसीएम कीजिए, आपका आएगा 10, आपका आएगा 2 दूनी 4 + 1 5 बटे आपका 4 1 5 आ जाएगा, 5/10, यानी 1/v बराबर 5/10 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 1/2 कोना कोनी गुना करेंगे, v का मान आएगा आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका v का वैल्यू हमें पता हो गया, कितना 2 सेंटीमीटर। u कितना है, ये आपका u है -10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए आवर्धन m चाहिए, तो m का फॉर्मूला तो आपका -v/u होता है, ठीक है,
माइनस बी बटे यू होता है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए माइनस बी तो माइनस 2 बटे माइनस बी बटे यू कितना है, यू माइनस 10 है, माइनस माइनस कर जाएगा आपका 2 में आपको 10 से भाग देना है तो आपका आएगा 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। देख लीजिए किस में है, 0.2 ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 250 ml H2SO4 में H प्लस की संख्या यानी H प्लस यानी हाइड्रोजन की संख्या का कितना होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे तो आपको ये देखना होगा कि H2SO4 कितना मोल है। तो 250 ml है, 250 ml आपका यहाँ क्या है, यहाँ आपका 250 ml, यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आपका होना चाहिए m यानी 1m होना चाहिए, यानी इसका मोलरिटी कितना दिया है 1 दिया है, मोलरिटी कितना दिया है 1 दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपका आ जाएगा 250 बटे 1000। ठीक, 1000 आपका यह जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोल कितना है 1/4 मोल है। अब इसमें हाइड्रोजन देखिए ना 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपका 1/4 है, इसमें आपका 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर देंगे 1/2 आ जाएगा, कितना आएगा 1/2 आएगा। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन का मोल हमें पता चलेगा 1/2 है। आपको पता हो कि एक मोल होता है आपका कितना, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं संख्या, तो आपका 1/2 में गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, और इसका वैल्यू होता है 6.022 गुने 10 की पावर 23 होता है। अब क्या कीजिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जगह 3.011 गुने 10 की पावर 23 इतना होगा आपका इसमें H+N। ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए किसमें, तो 3.011 गुने 10 की पावर 23 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। आप देखिए इसमें दिया आपको कि समान धातुओं की 4 तार का भार और उसके विकृति का ग्राफ दिया गया है। अगर है कि सबसे पतले तार कौन सी रेखा दर्शाती है, सबसे पतले तार को कौन सी रेखा दर्शाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इस ग्राफ से हमको पता करना है कि कौन सा तार सबसे पतले है। तो देखिए जिसका स्लोप, ध्यान दीजिए, जिसका स्लोप होता है आपका tan थीटा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप tan थीटा के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो जिसका स्लोप जितना अधिक होगा वह उतना तार मोटा होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए किसका स्लोप कम है, तार पतला कह रहा है, तो जिसका स्लोप कम होगा वही आपका सबसे पतला होगा। तो इसमें देखिए ये एंगल देखिए tan थीटा आपका स्लोप होता है। ठीक है, tan थीटा ये स्लोप के बराबर होते हैं। अब देखिए एंगल, जिसका एंगल कम होगा उसी का tan थीटा का मान कम होगा। ठीक, तो देखिए आपका सबसे कम एंगल कौन बना रहा है, तो आपका OA ये जो है सबसे कम एंगल बना रहा है, इसका मतलब है जो OA वाला तार ये आपका सबसे पतला तार है। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है। तो कार्बनिक अम्ल में यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, ये होता है इसका यानी फंक्शनल ग्रुप का ये फार्मूला होता है, तो याद रखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन आपका है कि गैसों की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है। गैस जो आपका आता है उसमें जो लौ होता है, लौ में का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो ये नीला वाला भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है। तो ये आपका होता है स्क्लेरेंकाइमा में आपका ऊतक मृत होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका है कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि कुलाइडी कणों का आकार होता है, तो आपका इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुलाइडी कण का आकार होता है, याद रखिए 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। अब देखिए किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का है कि सिंथेटिक फाइबर नेलॉन है। सिंथेटिक फाइबर नेलॉन क्या है, तो ये पॉलीएमाइड्स है। क्या है, पॉलीएमाइड है। ठीक है,
ऑप्शन आपका 1 होगा। ठीक है, तो याद रखिए सिंथेटिक फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर नायलॉन क्या है, तो ये आपका एक पॉलीएमर्स है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन का है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन आपका है सीनेवार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो सीनेवार ये आपका पारा का अयस्क है। सीनेवार का सूत्र होता है, याद देखिए HGS। सीनेवार का सूत्र होता है HGS होता है। तो देखिए सकते हैं आपके HG इसमें है, तो यानी पारा का ये क्या है, अयस्क है, ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 46 है, यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, अल्केनीज नहीं होगा, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए आपका अल्केन, क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एल्केन यहाँ आपका है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ये आपका एल्केन का सूत्र है। ठीक, ये याद रखिए ये आपका एल्कीन का सूत्र है, ALKENE। जब आपका ENE होगा तब सूत्र हो जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका, 4 मिस्टेक है। 4 तो आपका किसी का सूत्र नहीं है, 4 नहीं 1 जो आपका ऑप्शन 1 में है CnH2n। ये आपका सूत्र होता है किसका, एल्कीन का। ठीक है, ALKENE। ठीक है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक, और ये जो आपका सूत्र है CnH2n-2, ये आपका होता है एल्काइन का, ALKYNE। ठीक है, YNE इसका सूत्र होता है आपका CnH2n-2 होता है। तो तीनों सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन आपका है कि जब क्लोरीन गैस सूखे बुझे हुए चूने से होकर गुजरती है तो क्या बनता है, तब क्या बनता है, तो आपका बनता है CaOCl2, ऑप्शन 3 होगा, CaOCl2। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन 48 है कि निम्न में से कौन सा एक मजबूत आधार, नहीं थोड़ी मिस्टेक है, मजबूत बेस है। अब देखिए बेस का हिंदी लिख दिया आधार, यहाँ बेस का अर्थ होता है आपका क्षार, बेस का अर्थ होता है क्या, क्षार होता है, और जबकि यहाँ बेस का अर्थ लिख दिया है आधार, तो मिस्टेक है आपका यहाँ पर प्रिंटिंग। आपका यहाँ चाहिए मजबूत बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा KOH, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। अब देखिए इस अभिक्रिया को देखिए और आपको बताइए कि कौन सा अभिक्रिया है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका क्या है, सोडियम है और यहाँ Cl है। सोडियम क्लोरीन के साथ है NaCl, और यहाँ देखिए आपका ये Cl कहाँ चला गया, Ag के साथ चला गया, जबकि आपका Ag ये आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक बार NaCl था, अब NaCl था, तो Na का जो Cl था वो Cl आपका यहीं पर है, लेकिन यहाँ पर Na की जगह आपका Ag है, जबकि यहाँ Ag की जगह Na है। तो क्या हुआ है, तो यहाँ विस्थापन हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं दोहरा विस्थापन हुआ है, क्योंकि Na और Ag ये दोनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं दोहरी विस्थापन। ठीक, दोहरी विस्थापन, तो ऑप्शन 4 जगह दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का आपका कि एक पदार्थ जो स्वयं को ऑक्सीकृत करता है और दूसरे को अपचयित करता है तो वह क्या कहलाते हैं, यानी स्वयं को ऑक्सीकृत करता है और दूसरे को क्या करता है, अपचयित करता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह एक एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, कम करने वाला एजेंट कहलाते हैं, ऑप्शन सॉरी काम करने वाला मिस्टेक है, या एक काम करने वाला एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपातिक होता है। इन्हें आपको बताना है पृथ्वी पर G का वैल्यू क्या होता है, तो G का फार्मूला आपको बताना है। G आपका होता है, G का फार्मूला कैपिटल G इंटू M/R²। ठीक है, कैपिटल G इंटू M/R²। M क्या है, तो ये आपका मास ऑफ अर्थ है, और R क्या है, तो रेडियस ऑफ अर्थ है, जो आपको दिया गया है। तो ये क्या आपका किसके प्रोपोर्शनल है, तो इसमें आपका G को हटा दीजिए, देखा जाती है आपका जो स्मॉल g है ये कैपिटल M/R² का क्या है, तो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं आपका। ठीक है,
ऑप्शन देखेंगे हम तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो m/r² के प्रोपोर्शनल है और डायरेक्ट आपको याद रखिए फॉर्मूला G इंटू कैपिटल M/r² होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है, तो ये आपका होता है एल्युमिना, मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। अब देखिए यहाँ भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपका है एक वस्तु का द्रव्यमान इतना ग्राम है और उसका वस्तु का घनत्व इतना है तो आयतन क्या होगा। सिंपल है, डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी का तब का मास बटे वॉल्यूम होता है। याद रखिए डेंसिटी का फार्मूला मास बटे वॉल्यूम होता है। हमें चाहिए वॉल्यूम, तो आपको डेंसिटी दिया है तो डी की जगह रखिए। आपका डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी दिया आपका 2.2 दिया है, मास दिया आपका 12.1 बटे वॉल्यूम, ठीक। अब यहाँ से क्या कीजिए, पॉइंट उड़ेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पॉइंट उड़ेंगे, यहाँ 0 आएगा, ये 10 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी कटेगा आपका 11 से काटिए तो 11 दूनी 22, 11 121, यहाँ आपका आ जाएगा 2v बराबर 11, यहाँ से हम v निकालेंगे 11/2, 5.5 आ जाएगा, 5.5, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला यदि याद है तो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड ही है। तो डेंसिटी होता है आपका मास बटे वॉल्यूम, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन का है कि द्रवों के प्रभाव में विक्षाभता ज्ञात की जाती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, रेनॉल्ड्स संख्या से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन का है कि एक पुलिस की गाड़ी की सायरन बजाती हुई किसी प्रक्षेपण से दूर जा रही है तो सायरन के सामान्य तारत्व यानी तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व क्या होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि पुलिस सायरन बजाते हुए जा रही है और जब आपसे वो दूर चली जाती है तो उसका आवाज़ देखते होंगे धीरे धीरे कम हो जाती हैं, धीरे धीरे, और आवाज़ का आपका प्रकृति भी चेंज लगता है। ऐसे क्यों होता है, तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि का तारत्व घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, यानी समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें होती है आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ मतलब अनुप्रस्थ नहीं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अनुप्रस्थ का इंग्लिश होता है आपका ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है। कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है, आपको पता होगा कैपेसिटर का कार्य क्या है, यानी ऊर्जा का स्टोर करना, एनर्जी का स्टोर करना। तो कह रहा है कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है, तो आपका विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसमें रखती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती है। आप पढ़े होंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और कैपेसिटर भी पढ़े होंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर आपका कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है और धारा इतना हो तो 1 मिनट में एक लैंप में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसका फार्मूला याद रखिए। आपका यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका आ जाएगा IT, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा I इंटू टी बटे ई आ जाएगा, I इंटू टी बटे ई आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है IT बटे ई, ठीक। अब क्या करेंगे, I आपको दिया है, कितना दिया है, तो 300 माइक्रो एम्पियर दिया है, तो एम्पियर में बदलिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना कर देंगे, ठीक है, गुने, तो टी कितना आपका IT, एक सेकेंड, I इंटू टी आपको दिया गया, देखिए ना, टी आपको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश और इतना पे हो तो 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट आपका 60 सेकेंड होता है, ठीक है, 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। तो बटे IT बटे ई, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए 1.6 गुने 10⁻19 होते हैं, ठीक है। अब इस सभी को आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है
कि ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छी बिजली का चालक होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर वो जल से अच्छा बिजली का चालक हो जाते हैं, वो क्या है? ये आपका साधारण नमक है। जब साधारण नमक में आप जल मिलाएंगे तो वह आपका यानी जल से भी अच्छा कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन 60 आपका कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि मोलरिटी क्या होता है, ठीक है। मोलरिटी का फार्मूला आप पढ़े होंगे। मोलरिटी क्या था? यह था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ आपका दिया है 8 ग्राम NaOH। अब देखिए 8 ग्राम दिया, कितना मोल होगा? तो हम यहाँ सीधे आपको निकालते हैं, ठीक है। तो कितना मोल होगा आपका? तो आ जाएगा 8 ग्राम। NaOH का एटॉमिक वेट होता है आपका 40 ग्राम, ठीक है। तो 8/40 ग्राम हो जाएगा, ये आपका मोल आ गया। बटे वॉल्यूम आपको दिया कितना? 250 ml दिया है। इसको हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 8 पंचे 40 और 250 को 4 से गुना करें 1000 आएगा। फिर 1000 आएगा तो आपका 4 ऊपर जाएगा और 5 आपका नीचे आएगा। तो आपका यहाँ से आ जाएगा यानी मोलरिटी आपको आ जाएगा कितना? तो आपका आ जाएगा 4/5, 4/5, 8 पंचे 40, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ यानी टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? तो ये तो आपको याद करने वाला है, इसको याद रखिए। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, धारिता और प्रयुक्त। देखिए अब ये हिंदी जो ऐसा है उसको पता नहीं चलेगा आपको ये क्या है। तो धारिता का इंग्लिश होता है आपका कैपेसिटर। धारिता का अर्थ क्या होता है आपका? कैपेसिटर। ये तो आप सुने होंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक। और ये जो प्रेरक तत्व है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस, ठीक है। तो अब इंग्लिश जब सुनेंगे ना तब आपको समझ में आएगा वो इंडक्टेंस है, यानी इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर है। तो हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका है कि संलग्न परिपथ में I का मान क्या होगा? ये जो आपका I यहाँ दिखा गया है, I का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्लास 12th का क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है इसमें, आपको देखिए क्या दिया है। आपको दिया है कि इस प्रतिरोध में आपका करंट 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है उसमें करंट कितना जाएगा, जबकि ये आपको वोल्टेज नहीं दिया है। अब बताइए अब कैसे पता करेंगे? इसमें आपको करंट दिया है, ठीक है, 3 एम्पियर में आपको करंट दिया है कितना है? तो ये आपका 2 एम्पियर है, ठीक। आपको कह रहा है कि इस 1 ओम वाले में कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। अब देखिए एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये किस में है? तीनों पैरेलल में है। जब तीनों पैरेलल में है तो तीनों के साथ जो आपका वोल्टेज होगा ना वो आपका समान ही होगा, ठीक है, सभी में वोल्टेज सेम होगा। अब देखिए इस मोबाइल में देखिए, इसमें देखिए 3 ओम है और इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इस दोनों के बीच में वोल्टेज कितना आएगा? तो ये आपको पढ़ेंगे कि V बराबर क्या होता है? I/R होता है, I/R होता है। तो I आपका 2 एम्पियर है इसमें और इसका प्रतिरोध कितना 3 है, तो 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब इसके बीच में कितना वोल्टेज है? 6 वोल्टेज है विभवांतर, तो इसके बीच में भी इतना ही होगा, 6 वोल्ट ही होगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो अब 1 ओम वाले के यानी 1 ओम वाले प्रतिरोध में भी विभवांतर कितना होगा? 6 वोल्ट ही होगा। तो यानी इसमें भी हम मुझे वोल्टेज पता चल गया कितना है? 6 वोल्ट है। तो क्या I नहीं आएगा? R है, तो R भी आपका कितना है? 1 ओम है, तो नहीं आएगा। आपको पता होगा V बराबर क्या होता है? I/R होता है। यहाँ से हम I निकाल लेंगे, V/R आ जाएगा। V यहाँ पर 6 है, R 1 है, तो आपका वोल्टेज कितना आएगा? 6 वोल्ट ही आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये शानदार क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका क्लास 12th का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th का क्वेश्चन नहीं है, क्लास 12th का क्वेश्चन है।
तो आप समझिए आपको क्लास 12 का भी फार्मूला याद रहना चाहिए, कंसेप्ट पता होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं आपको फार्मूला लिखते जाइए, सभी फार्मूला आप लिखते चले जाइए, आपको सभी फार्मूला याद हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन है कि पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जाता है, किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कर आपका कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6 है और परमाणु भार कितना है 12 है, यानी एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिए एटॉमिक नंबर आपका कितना है 6 है और आपका मास नंबर कितना है, एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर आपका 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना है 12 है। तो कह रहा नाभिक में कितने प्रोटॉन है, आप लोग बताइए कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, आप लोग बताइए बिना पेन चलाए हुए इसमें कितने प्रोटॉन है। तो कहेंगे 6 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना 6 है। आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या भी होती है, प्रोटॉन की संख्या भी होती है। तो यदि इसका एटॉमिक वेट 6 है, उसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी कितना है 6 है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण का जल क्रमशः होता है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में जल कितनी होती हैं, जल आपको बताना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि दोनों का फार्मूला क्या होता है। देखिए तो प्लास्टर पहले जिप्सम है, पहले आपका जिप्सम है तो जिप्सम का सूत्र लिखिए। जिप्सम का होता है आपका CaSO4 2H2, ये होता है जिप्सम का सूत्र। और पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र होता है आपका CaSO4 हाफ H2O, यानी जिप्सम में 2 अणु H2O होता है और आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर में हाफ H2O होता है। तो क्या होगा, हो जाएगा आपका 2,1/2 हो जाएगा। सिंपल तो है, आपको फार्मूला याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि साबुन उद्योग का एक उत्पाद है, यानी साबुन उद्योग का एक उत्पाद क्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि तांबे का क्षरण उस पर एक हरे रंग की कोटिंग देता है जो है, तो आपका ऑप्शन 4 जगह CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका है कि नेमाटोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं किस तंतु में पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा 68 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, निडारिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो आपको सबको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो ये आपका होता है यानी साइटोप्लाज्म में, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये था आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है एरोबिक श्वसन में किस गैस का उपयोग होता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि जीवों का कौन सा समूह विषमपोषी है। तो कवक है, कवक क्या है, तो विषमपोषी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका है फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज से ढककर रखा जाता है, क्योंकि काले कागज से ढककर क्यों रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्लेट पर लगा सिल्वर यानी सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, तो काला कागज से उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन आपका है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें हैं। तो आपका हो जाएगा 76 का होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम, 76 का ऑप्शन देखते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक फार्मूला IUPAC नाम सामान्यता नाम
गलत युग्म है, यानी आपको इसमें एक आपका IUPAC नेम दिया है और एक सामान्य नियम दिया है। तो C4H9OH ये क्या है, तो ये ब्यूटेनॉल है और इसका सामान्य नाम क्या है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल है। बिल्कुल सही है, आपका 1 तो सही है। सेकेंड आपका है CH3OH, ये आपका क्या है, तो ये मिथेनॉल है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो मिथाइल अल्कोहल है, ये भी सही है, आपका 1 भी सही है। 3 है C3H8OH, C3H8OH प्रोपेनॉल। देखिए प्रोपेनॉल, लेकिन आपको यहाँ देखिए हाइड्रोजन आपका H8 नहीं होगा, यहाँ आपका हाइड्रोजन एक आपका अधिक है, CH3H7OH होना चाहिए, ये आपका है प्रोपेनॉल है। तो यहाँ आपका रासायनिक सूत्र ही गलत लिखा गया है, आपका 3 में रासायनिक सूत्र ही गलत लिखा गया है, इसीलिए आपका ये गलत है। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है कि बॉयल्स लॉ निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, यानी किस स्थिति में लागू होता है, तो बॉयल्स लॉ यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कार्य करता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ नियत तापमान पर कार्य करेंगे, यानी वह कांस्टेंट टेम्परेचर पर कार्य करता है बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 होगा। तो ये था आपका यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट, ये आपका था साइंस का प्रैक्टिस सेट जो आपका क्लास 6 to 8 और 9 to 10 दोनों के लिए था। ठीक है, दोनों का स्टूडेंट इसे बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो इसमें क्वेश्चन शामिल है वो पूरे आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन शामिल है और आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन शामिल है। आप देखिए इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका अधिक दिखेंगे, तो आपको लगता होगा अधिक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन जाकर देखिए इस बार जो पूछा गया है 9 to 10 में, तो इसमें भी आपका न्यूमेरिकल अधिक है और इसी तरह का क्वेश्चन है। तो जितने भी आपको न्यूमेरिकल हम बताए हैं सभी का फार्मूला एक जगह कॉपी में लिख लीजिए और उसको डेली याद करते रहिएगा। ठीक है, तो एग्जाम तक आप जितना क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये सभी फार्मूला याद हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।